हेलो, स्वागत है आप सबों का ट्रिलॉजी क्लासेस में। और ट्रिलॉजी क्लासेस में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी मीडियम, स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं। वो अगर अब इंग्लिश मीडियम नहीं स्विच करना चाहते हैं तो उनके लिए पूरी सीरीज़ हिंदी मीडियम में फिजिक्स का अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिलॉजी क्लासेस फिजिक्स में, को आप सब्सक्राइब करेंगे और उसमें प्लेलिस्ट में जाओगे तो हिंदी मीडियम के लिए अलग से सीरीज़ बना हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th जो कि बोर्ड एग्ज़ाम है आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली जो हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं वो बहुत परेशानी महसूस करते हैं क्योंकि हिंदी में वीडियो बहुत कम ही अवेलेबल है। तो इसलिए जो है आपको जो क्लास है वो हिंदी मीडियम में दिया जाएगा हमारे चैनल पे। और इसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 1 के बारे में, जो कि है आपका क्या, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। वैद्युत आवेश जो होता है वो क्या होता है, तो बेसिकली वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश के क्या गुण होते हैं, वैद्युत आवेश क्यों होता है, फिर वैद्युत आवेश के प्रकार क्या होते हैं, वैद्युत आवेश की इकाई क्या होती है तथा विमीय सूत्र क्या होता है, इन सबों को हम लोग सीखेंगे। आप फिलहाल क्या करोगे, एक हर एक टॉपिक को अपने फेयर कॉपी या फिर नोट्स में अच्छे से वीडियो को पॉज करके रोक के उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारा वीडियो लेक्चर जो है एक करके मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आप अपने नोटबुक में उसको लिखते जाओगे। और हर एक वीडियो में जो है आपका प्रीवियस 14 ईयर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में और यूपी बोर्ड एग्जाम में स्पेशली, तो इन सभी बोर्ड एग्जाम का जो है एक संस्करण मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आपको कहीं और जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़े। तो जिस तरह से आपका आता है कि वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश किसकी कमी से होती है और वैद्युत आवेश में कौन स्थानांतरित होता है, फिर वैद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, तो इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे या फिर सवाल के सारे जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा, इस नोट्स मिलेगा। फिलहाल आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने फेयर कॉपी या फिर नोट्स में वीडियो को पॉज करके हर एक वो चीज़ लिख लें जो कि आपका इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, आपका एक प्रॉपर वे में, अरेंज्ड वे में एक नोट्स बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश जो है पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव महसूस करता है, ठीक है, और अपने आसपास प्रभाव बनाता भी है। तो मतलब अगर कोई भी पदार्थ जिसमें क्या है, जिसमें कुछ विद्युतीय गुण आ जाए या फिर चुंबकीय गुण आ जाए जिसके कारण वह रिपेल मतलब एक दूसरे को आकर्षित करना शुरू कर दे या फिर प्रतिकर्षित करना शुरू कर दे, तो वो जो पदार्थ हो जाएगा उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, तो कहेंगे हम लोग वैद्युत आवेश। और वैद्युत आवेश जो होता है अपने आसपास जो है वो चुंबकीय प्रभाव बनाता है या फिर विद्युतीय प्रभाव बनाता है। आई बात समझ में? तो आप इसको अपने नोटबुक में लिख लो कि वैद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव महसूस करता है और अपने आसपास प्रभाव बनाता है। आई बात समझ में? उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, वैद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में तो आप लिखोगे कि प्रकृति के आधार पे वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अपने नोटबुक में इसको लिख लोगे आप कि प्रकृति के आधार पे वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका घनात्मक आवेश जिसको हम लोग प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं घनात्मक आवेश। और घनात्मक आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होता है। मतलब अगर दो बॉडी को, अगर आप दो वस्तु है उसको आप अगर घर्षण करोगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से स्थानांतरित होकर दूसरे बॉडी में चला जाए, दूसरे वस्तु में चला जाएगा। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है वो वस्तु निगेटिवली चार्ज होता है और जिससे वह इलेक्ट्रॉन वस्तु जिस वस्तु से निकलती है वो वस्तु घनात्मक आवेशित हो जाता है। तो यही कारण है कि जो इलेक्ट्रॉन, कोई भी वस्तु जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो एक वस्तु है वो घनात्मक आवेश हो जाता है उसमें। और वही अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है
इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण क्या होता है, वो वस्तु ऋणात्मक आवेश हो जाता है, जिसको हम लोग -q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर दो समान प्रकृति का आवेश ले लिया जाए, मतलब अगर दो समान प्रकृति का आवेश है +q और +q, या फिर इसी तरह से आप -q या फिर -q ले लोगे, उसको हम लोग कहेंगे सजातीय आवेश। और सजातीय आवेश में लगता है प्रतिकर्षण बल, मतलब ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, और सजातीय आवेश की जो प्रकृति होती है वो एक समान होती है। उसी जगह अगर आप विजातीय आवेश ले लोगे तो विजातीय आवेश की जो प्रकृति होती है वो विभिन्न होती है, विपरीत होती है। एक अगर आपका +q है आवेश तो दूसरा है -q आवेश, और विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो आपको याद रखना है कि जो सजातीय आवेश है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, और जो विजातीय आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो स्पेशली इसको आप नोट डाउन करके लिख सकते हो कि जो प्रकृति के आधार पे आवेशों को दो प्रकार में बांटा गया, एक तो धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश आपका इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होता है, और जो ऋणात्मक आवेश है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो वो क्या हो जाएगा, वस्तु ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होगी तो वह वस्तु जो है वो धनात्मक आवेशित हो जाएगा। अब उसके बाद आप आगे लिखोगे, अगर आप दो समान प्रकृति का आवेश लोगे तो वो आवेश क्या होगा, उसी को हम लोग सजातीय आवेश कहेंगे। और सजातीय आवेश में लगता है प्रतिकर्षण बल, जिसके कारण वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, अगर उसी के जगह आप ले लोगे दो विपरीत प्रकृति का आवेश, तो वो दोनों आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित करेगी। तो यही प्रतिकर्षण और आकर्षण बल जो होता है, ठीक है, इसी को स्थिरवैद्युत बल भी कहते हैं, जो कि हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी यही है कि वैद्युत आवेश के प्रकार में आपको ये चीज लिख लेना है कि प्रकृति के आधार पे ये दो तरह से विभाजित हुआ, एक तो धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। ठीक है, अगर दो समान प्रकृति का आवेश है तो उसे हम सजातीय आवेश कहेंगे, और दो विपरीत प्रकार का आवेश है तो उसे हम विजातीय आवेश कहेंगे। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। आई बात समझ में? अब अगर तीसरा, अब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट। जो भी आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, वो इस चीज का ध्यान रखें कि इस सेक्शन से आपका बहुत सारा क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आता है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप जो आता है। ठीक है, जिसको MCQ भी कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपको ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जिसमें आपको जैसे कि SI इकाई क्या होगा आवेश का, तो SI इकाई जो होता है आवेश का होता है कूलम। ठीक है, और इसको आप एम्पेयर सेकेंड भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि एम्पेयर सेकेंड लिखने का कारण क्या है, आपको विद्युत धारा का जो होता है वो क्या था, विद्युत धारा जो होता है वो क्या होता है, तो वो आवेश पर यूनिट समय, मतलब सेकेंड, और समय को हम लोग किसमें नापते हैं, टाइम में, T हो जाता है ना। अगर Q को आप इधर रखते हो, आप देखो इसी Q का जो है इकाई क्या होता है, कूलम होता है, और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। इसी कूलम बाय सेकेंड को क्या कहते हैं, एम्पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पेयर कहते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए जो करंट जो होता है आपका, विद्युत धारा जो होता है वो क्या होता है, वो एम्पेयर में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग कूलम पर सेकेंड कहते हैं। अब यहां पे देखो कि एम्पेयर सेकेंड क्यों लिखा जाता है, तो एम्पेयर को हम लोग लिखते हैं कूलम प्रति सेकेंड, और ये सेकेंड कट के क्या हो जाता है, कूलम। तो यही जो है आवेश का क्या होता है, कूलम होता है। इसलिए आवेश को आप एम्पेयर सेकेंड भी लिख सकते हैं, एम्पेयर सेकेंड। और एम्पेयर को आप रिप्रेजेंट करते हैं A से, और सेकेंड जो टाइम होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं T से। तो इसलिए इसको क्या लिखा जाता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, AT। ठीक है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, A और T हो जाता है। A मतलब एम्पेयर और T मतलब टाइम। ठीक है, तो ये समय का विमीय सूत्र है। अब नेक्स्ट क्या है कि CGS इकाई क्या होता है आवेश का, तो वो ESU होता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। और एक कूलम चार्ज में आपका 3 × 10⁹ ESU होता है, जिसको हम लोग स्टैट कूलम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्यों, क्योंकि ये 2021 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक कूलम चार्ज में कितना ESU होता है, स्टैट कूलम होता है, वो पूछा गया था। तो ये होता है 3 × 10⁹ ESU होता है, स्टैट कूलम होता है। ठीक है,
और एक फराडे में कितना होता है, 96,500 कूलम होता है। ठीक है, कितना कूलम होता है, तो 96,500 कूलम सी होता है। ठीक है, जिसमें 1 मिली कूलम जो है वो होता है 10 पे पावर -3 कूलम। तो स्पेशली जब भी आप सवाल सॉल्व करोगे अपने एनसीईआरटी किताब का, तो उसमें आपको जनरली जो है सवाल मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम में दिया होगा, क्योंकि कूलम बहुत ही ज़्यादा ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा चार्ज है। ठीक है, इसकी इकाई बहुत बड़ी होती है, इसलिए कूलम को माइक्रो कूलम, मिली कूलम लिया जाता है। इसलिए 1 मिली कूलम जो होता है वो 10 पे पावर -3 कूलम के बराबर होता है। एक माइक्रो कूलम जो होता है 10 पे पावर -6 कूलम के होता है इक्वल, और एक नैनो कूलम जो होता है 10 पे पावर -9 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, तो यह है आपका कूलम के बारे में जानकारी। हेलो, स्वागत है आप सबों का ट्रिलॉजी क्लासेस में। तो ट्रिलॉजी क्लासेस में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 12 के फिजिक्स को। तो ये जो सीरीज़ है वो है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, स्पेशली जो बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, उसके लिए है। तो जो पिछले क्लास में था उसमें हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था वैद्युत आवेश के बारे में, कि वैद्युत आवेश क्या होता है और वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं और वैद्युत आवेश की इकाई तथा विमीय सूत्र क्या होता है। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि वैद्युत आवेश के क्या क्या गुण होते हैं। तो वैद्युत आवेश जो है वो क्या पैदा करता है, तो वो चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युतीय प्रभाव पैदा करता है। अब इसी वैद्युत आवेश का क्या होता है, कुछ गुण होता है, और इस सारे गुण को आपको क्या है, जो पिछले क्लास में मैंने आपको वैद्युत आवेश के बारे में बताया था और वैद्युत आवेश के प्रकार के बारे में बताया था, उसके बाद आप जो है अपने नोट्स में दोगे हेडिंग क्या, वैद्युत आवेश के गुण, और अपने नोट्स में लिखोगे सबसे पहला गुण जो होगा वो होगा क्या, कि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। कहने का मतलब ये कि जो वैद्युत आवेश है वो एक अदिश राशि है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसमें जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होता है, इसमें दिशा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, और यह आपको जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो जिस तरह से आप +2 +4 करते हो, सेम उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैद्युत आवेश को जोड़ सकते हो। और वैद्युत आवेश जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए याद रखना है कि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है। तो ये एक अदिश राशि है और इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद जो वैद्युत आवेश का दूसरा गुण है, वो गुण क्या है, तो इसको आप नोट्स में लिखोगे क्या, कि आवेश घर्षण, प्रेरण और संवाहन द्वारा स्थानांतरित होता है। आवेश हमेशा किस तरह से स्थानांतरित होता है, तो आवेश जो है वो घर्षण से, प्रेरण से, संवाहन से स्थानांतरित होता है। और जब भी स्थानांतरित होता है तो क्या स्थानांतरित होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वह वस्तु क्या होता है, धनात्मक आवेशित हो जाता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में चला जाता है तो वह वस्तु क्या होता है, आपका ऋणात्मक आवेशित हो जाता है कि नहीं। तो यही इसके इसलिए अपने नोट्स में आप दूसरा पॉइंट लिखोगे कि आवेश घर्षण, प्रेरण, संवाहन द्वारा स्थानांतरित होता है। आई बात समझ में। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वैद्युत आवेश के गुण में, वो लिखोगे आप क्या, तो इस 2 पॉइंट के बाद जो तीसरा पॉइंट है उसमें लिखोगे कि आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है। तो याद क्या रखना है आपको, कि आवेश जो है वो बिना द्रव्यमान के स्थानांतरित नहीं होता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है। जैसे कि इसमें द्रव्यमान है लेकिन आवेश नहीं है, लेकिन जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसमें क्या, द्रव्यमान होना अनिवार्य है। क्यों, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में द्रव्यमान होता है। तो जब भी स्थानांतरित होता है, इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में हो जाता है या फिर प्रोटॉन अधिक मात्रा में हो जाता है, तो जो मास होता है वो एड ऑन हो जाता है। इसलिए आपको इस तीसरे पॉइंट में क्या लिखना है, कि आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है। आई बात समझ में। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है आवेश के गुण में, उसमें आपको लिखना क्या है, कि आवेश हमेशा संरक्षित होता है। तो अपने नोट्स में आप लिखो क्या, कि आवेश हमेशा
संरक्षित होता है। जिस तरह से आप ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते हो ना ही बर्बाद कर सकते हो, सेम उसी प्रकार से आप आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही बर्बाद कर सकते हो। यह सदैव संरक्षित होता है। ठीक है, आवेश हमेशा सदैव संरक्षित होता है। ठीक है, ना ही से आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही से आप खत्म कर सकते हो। तो ये आप 4th पॉइंट में लिख लोगे। और जो 5th पॉइंट है उसमें आप क्या लिखोगे, तो उसमें आप लिख लोगे कि गति से आवेश नहीं बढ़ता है। ठीक है, जैसे अगर एक आवेश है उसमें अगर गति आएगा, वेलोसिटी आएगा, तो उससे उसका आवेश नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर उसी जगह पे अगर आप क्या ले लोगे, द्रव्यमान ले लोगे, तो द्रव्यमान में जैसे गति आएगा तो उसका क्या होता है, द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाता है ना। तो इसलिए याद रखना है कि 5वें पॉइंट में जो लिखना है वो क्या लिखना है आपको, कि गति से आवेश नहीं बढ़ता है लेकिन द्रव्यमान बढ़ता है। आई बात समझ में? ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत आवेश के गुण में, उसमें क्या लिखोगे, तो आप लिखो उसमें कि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो आपका स्थिर आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वहीं अगर मतलब अगर स्थिर आवेश है तो वो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, वहीं जो अत्वरित आवेश होता है जिसको अनएक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, अत्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, साथ में क्या और उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और इसमें एक और पॉइंट आप जोड़ लो कि जब ये त्वरित होता है, मतलब त्वरित आवेश जो है वो त्वरित आवेश ना सिर्फ ये वैद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाए, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर देता है ये। ठीक है, तो इसमें वैद्युत और चुंबकीय दोनों मिला के जो होता है एक वेव्स, विद्युत चुंबकीय वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हो जाता है। तो इसलिए याद रखना है कि जब आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जब आवेश अत्वरित है तो विद्युत क्षेत्र के साथ आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जब आप त्वरित आवेश यूज करोगे तो विद्युत चुंबकीय दोनों का प्रभाव होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हो जाता है। तो इसको आप पॉइंट नंबर 6 में लिख लोगे। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, उसमें आप लिखो अपने नोट्स में क्या, तो आवेश हमेशा पूर्णांक के गुणज में स्थानांतरित होता है। किसमें, तो पूर्णांक के गुणज में। तो आवेश हमेशा किसमें स्थानांतरित होता है, तो पूर्णांक के गुणज में। पूर्णांक के गुणज मतलब ई के यहाँ पे दे दो, ई के पूर्णांक के गुणज में स्थानांतरित होता है, यह कभी भिन्न में नहीं होता है। और वही जो Q इज इक्वल टू क्या लिखा था, प्लस माइनस एन ई, जिसमें n जो होता है आपका पूर्णांक होता है, जिसको आप माइनस भी ले सकते हो और प्लस भी ले सकते हो, इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे n लिया गया है। और E जो होता है वो आवेश होता है, कितना आवेश का वैल्यू था, अगर आप प्रोटॉन लोगे तो प्लस 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, और अगर आप इलेक्ट्रॉन लेते हो तो ये हो जाएगा माइनस 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। तो याद रखना आपको क्या, कि आवेश हमेशा ई के पूर्णांक के गुणज में स्थानांतरित हो, या कभी भिन्न में स्थानांतरित नहीं होता है। इसलिए Q का जो फॉर्मूला था वो होता है n इंटू ई, जिसमें n जो है वो पूर्णांक होता है और E जो है वो क्या होता है आपका, उसका वैल्यू होता है आवेश का क्या है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, मतलब 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 7। इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, या फिर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हो, तो आप सीधी भाषा में लिखोगे, आवेश हमेशा ई के पूर्णांक गुणज में स्थानांतरित होता है, यह कभी भी भिन्न में स्थानांतरित नहीं होता है। और Q इक्वल टू इसलिए प्लस माइनस एन ई लिखते हैं, जिसमें n पूर्णांक हो जाता है और E का वैल्यू 1.6 इंटू 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, उसमें क्या है कि आवेश जो आप लिखोगे उसमें लिखोगे क्या, आवेश हमेशा वस्तु के पृष्ठ पर रहता है, ना कि वस्तु के अंदर। इसलिए जो वस्तु के अंदर होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप विद्युत क्षेत्र कहते हो, ई से रिप्रेजेंट करते हो, ये 0 होता है। तो विद्युत आवेश हमेशा कहाँ होता है, तो विद्युत आवेश हमेशा आपके
कोई भी वस्तु है उसके पृष्ठ पे, उसके क्षेत्रफल पे, मतलब बाहरी सतह पे रहता है। पृष्ठ मतलब बाहरी सतह पे रहता है चार्ज हमेशा। वो आवेश जो है वो अंदर नहीं होता है, वो आवेश या चार्ज कहाँ होता है आपका, वो बाहरी सतह पे होता है। तो याद रखना आपको क्या है, तो ये पॉइंट्स याद रखना कि आवेश हमेशा वस्तु के पृष्ठ पर होता है, ना कि वस्तु के अंदर होता है। इसलिए वस्तु के अंदर जो है वो विद्युत क्षेत्र 0 होता है ना। तो बस ये सारा कंसेप्ट आपको याद रखना है, जिसमें पहला था विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसमें से परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। दूसरा पॉइंट था आपका कि आवेश घर्षण प्रेरण संवाहन द्वारा स्थानांतरित होता है। तीसरा पॉइंट था आपका आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है। चौथा पॉइंट था आपका आवेश हमेशा संरक्षित होता है, ना ही ये उत्पन्न होता है, ना ही बर्बाद किया जा सकता है। फिर पांचवा पॉइंट आपका गति से आवेश नहीं बढ़ता है, लेकिन द्रव्यमान बढ़ता है। फिर आपका स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वहीं अत्वरित आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय प्रभाव पैदा करता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और जो सातवां पॉइंट उसमें क्या था, आवेश हमेशा ई के पूर्णांक गुणज में स्थानांतरित होता है, यह कभी भी भिन्न में नहीं होता है। इसलिए आप Q = +-NE लिखते हो, जिसमें n जो है वो पूर्णांक होता है, इसलिए प्लस माइनस पूर्णांक हो सकता है, इसलिए +-n लिखा हुआ है। और E जो है इसका वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और जो आठवां पॉइंट उसमें लिखा है क्या, कि आवेश हमेशा वस्तु के पृष्ठ पर रहता है, मतलब उसके बाहरी सतह पर रहता है, ना कि वस्तु के अंदर होता है। इसलिए वस्तु के अंदर का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, फिर विद्युत आवेश के कितने गुण होते हैं, उस गुण में क्या क्या होता है। तो ये सारा चीज़ आपका कंसेप्ट वो सेट हो गया। तो इन सारी चीज़ों को आप वीडियो वाइज पॉज करके रोक के अपने नोट्स में लिख लो, क्योंकि ये सारा नोट्स आपका जो है वो आपको वीडियो में समझा के अगर आप लिख लोगे तो ये एक पूरा फुल फ्लेज आपका नोट्स बन जाएगा, ठीक है। और आपको बस इसी से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप बिहार बोर्ड की बात करोगे तो पिछले 14 साल में आपको इसमें से कम 3 चीज़ जरूर पूछता है। एक तो ये आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हो, और ये अत्वरित आवेश क्या पैदा करता है, और आवेश कितने प्रकार से स्थानांतरित होता है, और क्या आवेश एक अदिश राशि है, सदिश राशि है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है वो होते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।